हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज आप कैप्शन देख के समझ गए होंगे कि किस टॉपिक पे हम बात करने वाले। सो मुंबई एक ऐसा मेट्रो सिटी जो कभी नहीं रुकता, कभी नहीं थमता और इसे सपनों का शहर कहा जाता है। बट सपनों का शहर क्यों कहा जाता है? क्योंकि बाहर से काफी सारे लोग सपने लेकर आते हैं इस शहर में और ये शहर उन सपनों को पूरा करता है। सालों पहले इस शहर को बॉम्बे के नाम से जाना जाता था और बॉम्बे से मुंबई तक के सफर में इस शहर ने बहुत कुछ देखा है। पर क्या आप जानते हैं, जिसे आज हम फाइनेंशियल सिटी के नाम से जानते हैं, उसे एक वक्त पे किसी राजा को दहेज के तौर पर गिफ्ट किया गया था। जो आज हम इतना बड़ा मुंबई शहर देखते हैं, जिसके ऊपर इतना बड़ा एयरपोर्ट एंड इतने सारे बड़े बड़े स्काईस्क्रैपर्स बनाए गए हैं, ये मुंबई शहर हमेशा से ऐसे नहीं था। ये थे छोटे छोटे 7 टापू। जी हाँ, 7 आइलैंड्स, और इसे आर्किपेलागो ऑफ 7 आइलैंड्स के नाम से जाना जाता था। अब हम देखेंगे कैसे इन 7 टाबूस पे इतना बड़ा शहर बनाया गया और क्यों बनाया गया। अगर हम एंशिएंट इंडिया की बात करें तो इन 7 अलग अलग टाबूस पे अलग अलग कल्चर्स के ट्राइब्स रहा करते थे, जिनका कल्चर आपस में एक दूसरे से बिल्कुल भी मिलता जुलता नहीं था, बहुत ही अलग था। कोली और आगरी नाम के ट्राइब्स हमेशा से इन टापू पे स्टोन सेटलर्स थे। अगर इन 7 टापूस का नाम लिया जाए तो वो होगा कोलाबा, लिटिल कोलाबा, मजगांव, बॉम्बे, वर्ली, परेल एंड माहिम। एंड एंशिएंट इंडिया में इन 7 टापू पे सिर्फ मड फ्लैट्स, केव्स, माउंटेन्स एंड टेम्पल्स हुआ करते थे। और अगर ट्राइब्स के ऑक्यूपेशन की बात किया जाए तो ज्यादातर लोग फिशिंग करके इन टापूस पे अपना जीवन बिताते थे। 3rd सेंचुरी BCE से 1348 तक इन 7 टापू पे अलग अलग हिंदू डाइटी ने बहुत राज किया, जिसमें सबसे पहला नाम था मौर्य किंग अशोका का। और 1348 में दिल्ली सल्तनत ने इन 7 टापू पर कर लिया था कब्जा। यहाँ से इन 7 टापू पे हिंदू डाइटीज का राज जो था वो खत्म हो गया। 1348 से 1391 तक दिल्ली सल्तनत ने इन 7 टापू पे राज किया था। उस वक्त नसरुद्दीन मोहम्मद शाह दिल्ली सल्तनत के सुल्तान थे और नसरुद्दीन मोहम्मद शाह ने जाफर खान को गुजरात सल्तनत का गवर्नर बना दिया था। और जैसे ही दिल्ली सल्तनत थोड़ी सी कमजोर हुई, गुजरात सल्तनत ने इन 7 आइलैंड पे कब्जा कर लिया था। इन 7 आइलैंड पे गुजरात सल्तनत ने अपनी नींव डाल दी थी और ये 7 आइलैंड हो गए थे गुजरात सल्तनत के अंडर। 1509 में पोर्चुगीज ऑलरेडी बॉम्बे पहुंच गए थे। जैसे हम जानते हैं, फर्स्ट पोर्चुगीज थे वास्को ड गामा जो इंडिया में आए थे। तो 1509 तक बॉम्बे में ऑलरेडी पोर्चुगीज पहुंच गए थे, पर पूरी तरीके से बॉम्बे पे कब्जा करने के लिए उनको कुछ साल लग गए। एंड 1534 में पोर्चुगीज ने पूरी तरीके से बॉम्बे पे कब्जा कर लिया था। कब्जा करने के बाद कुछ कल्चरल एंड रिलीजियस ऑक्यूपेशंस, ऑर्गेनाइजेशंस उन्होंने स्टैब्लिश किए थे बॉम्बे में। उस वक्त पहली बार बॉम्बे में बनाए गए थे कुछ कॉजवेज एंड कुछ फोर्ट्स जो कि काम आते थे 7 आइलैंड्स पे कम्युनिकेट करने के लिए एंड नजर रखने के लिए, जैसे कि हो गया बैंड्रा फोर्ट एंड मर्द फोर्ट। अब पोर्चुगीज ने अराउंड 1 सेंचुरी तक बॉम्बे पे राज किया एंड उसके बाद भी ये शहर दे दिया गया था ब्रिटिशर्स को दहेज के तौर पर। जब पोर्चुगीज ने बॉम्बे पे कब्जा किया तब बॉम्बे ऑलरेडी था गुजरात सल्तनत के हाथ पर और गुजरात सल्तनत के राजा उस वक्त थे बहादुर शाह। एंड बहादुर शाह के साथ ऑलरेडी पोर्चुगीज के काफी सारे कॉन्फ्लिक्ट्स चलते रहते। 21 जनवरी 1509 जब गुजरात सल्तनत के एक जहाज पर पोर्चुगीज ने किया था कब्जा एंड घुसे थे वो बॉम्बे के अंदर। इन सबसे पोर्चुगीज को कुछ ज्यादा फायदा नहीं हुआ था, बिकॉज बहादुर शाह ने फिर से एक बार बॉम्बे को जो है अपने कब्जे में कर लिया था। काफी सारे कॉन्फ्लिक्ट चलते रहे गुजरात सल्तनत एंड पोर्चुगीज के बीच में एंड एंड में जाके 1526 में बसाइन, यानी कि जिसे हम आज वसई के नाम से जानते हैं, वहां पर पोर्चुगीज ने खड़ी की अपनी पहली फैक्ट्री। उस वक्त बहादुर शाह ने इन 7 आइलैंड पे इस्लाम को काफी प्रचारित किया था, बट वो हमेशा वॉर्स वगैरह में बिजी रहते थे, इसीलिए इन 7 आइलैंड पे उनका जो इंटरेस्ट था वो थोड़ा कम हो गया था। पोर्चुगीज हमेशा इसी मौके की तलाश में थे कब गुजरात सल्तनत की नींव इन 7 आइलैंड पे कमजोर हो एंड वो इन 7 आइलैंड पे कब्जा कर ले। और 1528 से 1529 के बीच पोर्चुगीज गवर्नर थे लापो वस दे सैम्पियो। उन्होंने इन 7 आइलैंड पे कब्जा करने का सोचा। सबसे पहले उन्होंने माहिम फोर्ट को गुजरात सल्तनत के हाथ से छीन लिया। अब उस वक्त हुमायूं लगे थे अपना मुगल एम्परर बढ़ाने के लिए। बहादुर शाह ये जानते थे कि बहुत ही जल्द बिहार और गुजरात पर हुमायूं जो है वो कब्जा कर लेंगे। पोर्चुगीज जानते थे कि इस मौके का फायदा उन्हें किस तरह से उठाना है। बहादुर शाह जानते थे कि उस वक्त तक उनकी सल्तनत जो है वो कमजोर हो चुकी है एंड हुमायूं के सामने वो जीत नहीं सकते, इसीलिए उन्होंने हाथ बढ़ाया पोर्चुगीज की तरफ एंड पोर्चुगीज से साइन करवाया उनसे ट्रीटी ऑफ बसाइन, जिसमें इन 7 आइलैंड्स को एंड बसाइन यानी कि वसई को उन्होंने पोर्चुगीज के हवाले कर दिया। अब जैसे ही बॉम्बे पोर्चुगीज के हाथ में लगा, पोर्चुगीज ने बॉम्बे में इंटरकास्ट मैरिजेस जो है वो चालू कर दिया एंड काफी सारे रोमन एम्परर्स एंड चर्चेस बनाए गए। बॉम्बे को पोर्चुगीज ने बनाया ट्रेडिंग का एक सबसे मेन सोर्स।
16वीं सेंचुरी खत्म होने तक पोर्चुगीज ने बॉम्बे पे बहुत अच्छी अपनी पकड़ बना ली थी और उस वक्त तक भारत सेफ था। एंड 1853 में कुछ इंग्लिश मर्चेंट्स ने इन सातों आइलैंड पे किया हमला। ये थे ब्रिटिशर्स। अब पोर्चुगीज एंड ब्रिटिशर्स के बीच में अलग अलग वॉर्स हुए इंडिया के अलग अलग जगहों पर। उसी दौरान हुई गई बैटल्स में एक बैटल जो है वो ब्रिटिश जीत गए थे, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी एक बैटल जो है वो जीत चुकी थी। अब इस बैटल के बाद पोर्चुगीज के इंडिया में ट्रेडिंग एंड मोनोपोली जो है वो काफी कमजोर होने लग गया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पता था अगर उन्हें अपना ट्रेडिंग यहाँ पर भारत में स्ट्रॉन्ग बनाना है तो उन्हें भारत की जो कोस्टल एरियाज है उसे कवर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस बात के चलते ब्रिटिशर्स ने रखा पोर्चुगीज के सामने एक वेडिंग प्रपोजल। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के किंग चार्ल्स II की शादी का प्रपोजल उन्होंने दिया था प्रिंसेस कैथरीन ऑफ ब्रागांजा के लिए। प्रिंसेस कैथरीन ऑफ ब्रागांजा वो थी पोर्चुगीज किंग जॉन IV की बेटी। अब इस शादी के प्रस्ताव के साथ ब्रिटिश ने एक बहुत लंबी शर्तों की लिस्ट रखी पोर्चुगीज के सामने, जिसमें से एक शर्त ये थी कि उन्हें ये बॉम्बे की 7 आइलैंड जो है वो हैज एन दहेज, हैज एन गिफ्ट ब्रिटिशर्स को देना होगा। 1661 में ये प्रस्ताव शादी का वहां पर रखा गया, बट इससे कुछ पोर्चुगीज गवर्नर खुश नहीं थे। इवन प्रिंसेस कैथरीन भी खुश नहीं थी क्योंकि उन्होंने किंग चार्ल्स के बारे में बहुत कुछ सुना था, उनके काफी सारे अफेयर्स के बारे में। बट कुछ वक्त के बाद काफी सारी रोमन कंपनीज थी जो पोर्चुगीज के अगेंस्ट खड़ी थी। पोर्चुगीज कहीं ना कहीं जानते थे कि वो यहाँ पर हार जाएंगे, इसीलिए उन्होंने ब्रिटिशर्स के साथ हाथ मिलाना ही ठीक समझा। एंड 1668 में ये शादी हुई और ये शादी के साथ ये 7 आइलैंड्स कर दिए थे ब्रिटिशर्स के नाम पर। अब जैसे इस 7 आइलैंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ लगे, काफी सारे डेवलपमेंट्स जो है उन्होंने चालू कर दिया था इन आइलैंड्स पे, जैसे कि बहुत सारे पोर्ट्स बनाए गए, बहुत सारे फोर्ट्स बनाए गए एंड काफी सारी गवर्नर बिल्डिंग्स जो है एज एन ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर खड़ी हुई, जिसकी झलक आज भी हम मुंबई में देख सकते हैं। साथ ही साथ उन्होंने इन 7 आइलैंड्स पे बिजनेस को बढ़ाने का सोचा, बट इस शहर को डेवलपमेंट करने के लिए सबसे मेन प्रॉब्लम आ रही थी इस 7 आइलैंड्स पे रहने वाले ट्राइब। उनके पास कोई भी मेडिकल फैसिलिटीज नहीं थी, इसीलिए बीमारियां जो है वो आपस में बहुत जल्दी फैलती थी। ब्रिटिशर्स ने कुछ हॉस्पिटल्स एंड मेडिकल कैंप्स इन 7 आइलैंड्स पर स्टेब्लिश किए, जिसके कारण पॉपुलेशन में एक बहुत अच्छा ग्रोथ देखने के लिए मिला। 1661 से 1675 के बीच पॉपुलेशन जो है वो बहुत अच्छा ग्रो कर चुका था। जहाँ ये ट्राइब सिर्फ 10,000 थे, वहां आज ये ट्राइब 60,000 हो चुके थे। 17वीं सेंचुरी खत्म होते होते बॉम्बे में बहुत ही अच्छा ट्रेड एंड बिजनेस ग्रोथ देखने के लिए मिला। यहाँ सॉल्ट, राइस, आइवरी, क्लोथ्स, लीड्स एंड सॉर्ट ब्लेड्स बनाए जाते थे। 1710 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनाया बॉम्बे कैसल, जिससे आसान हो गया इन 7 आइलैंड्स पे नजर रखना। बॉम्बे में जब डेवलपमेंट बढ़ता गया तब सूरत से शिफ्ट हुआ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का हेडक्वार्टर बॉम्बे में। ज्यादा नुकसान झेलने के बाद ब्रिटिश गवर्नर विलियम हॉर्नबी उन्होंने इन 7 आइलैंड्स को जोड़ने का सोचा एंड उन्होंने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया वेलार्ड रिक्रिमिनेशन का। ये प्रोजेक्ट में वो करना चाहते थे इन 7 आइलैंड्स को एक, इसीलिए इन 7 आइलैंड्स को मलबे से भरकर एक करने की शुरुआत इस प्रोजेक्ट में हुई। 1782 में ये प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई एंड इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होते होते हो गए 1845। इस तरह से हमें बॉम्बे शहर मिला जिसे आज हम मुंबई के नाम से जानते हैं। ये शहर पूरी तरीके से एक हो गया, तब यहाँ पर बहुत सारी फैक्ट्री स्टार्ट हुई, बहुत सारे पोर्ट्स बनाए गए, बट अभी भी यहाँ पर रोड्स की कमी थी, इसीलिए धीरे धीरे यहाँ पर रोड्स बनाए गए। 1845 में इंडिया का पहला रेल सर्विस जो है वो स्टार्ट किया था एंड पैसेंजर रेल सर्विस स्टार्ट हुआ था विक्टोरिया टर्मिनस एंड थाने के बीच में, जिसे आज हम जानते हैं CSMT, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस टू थाने जंक्शन। अब बॉम्बे में इतनी सारी फैसिलिटीज के कारण LED क्लास के लोग जो है वो भी बॉम्बे शिफ्ट होने लगे, जिसके कारण रेसिडेंशियल एरिया जो है वो भी बहुत ज्यादा डेवलप होने लगा। अगर आज भी आप मुंबई जाओगे तो आपको प्रॉपर बॉम्बे, जो पुराना बॉम्बे है, उसकी झलक देखने के लिए मिलती है। वर्ल्ड वॉर II के टाइम पर मरीन ड्राइव का निर्माण हुआ, मरीन ड्राइव जो है वो स्टेब्लिश हुआ, जिसके कारण मुंबई को मिला एक सी वॉल। 1945 में जब मरीन ड्राइव का काम पूरा हुआ तब काफी सारी सबब्स में जमीन जो है वो खाली मिली और वहां पर रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स बनाने की शुरुआत हुई। रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज पूरी तरीके से बनने के बाद जब लोग यहाँ पर रेसिडेंशियली शिफ्ट हुए, उसके बाद मुंबई बन गया पॉलिटिकल एंड ट्रेड को लेकर सबसे बड़ा मेन सोर्स। काफी सारे बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स उस वक्त बनाए गए थे बॉम्बे में, जैसे कि द राजाबाई क्लॉक टावर, बॉम्बे कोर्ट, विक्टोरियल टर्मिनस और बॉम्बे यूनिवर्सिटी, जिसे आज हम मुंबई यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं। और ये सारे स्ट्रक्चर्स आज भी उसी हाल में मुंबई में खड़े हैं।
1911 में जब किंग जॉर्ज फिफ्थ का भारत के दौरे पर आना हुआ तब बनाया गया था मुंबई में गेट ऑफ इंडिया उनके स्वागत के लिए। और गेट ऑफ इंडिया का स्ट्रक्चर आज भी उसी तरह से खड़ा है समुद्र के किनारे। जब भारत आजाद हुआ 1947 में, उस वक्त भी मुंबई जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट सिटी था भारत का, क्योंकि सबसे ज्यादा डेवलप सिटी जो था उस वक्त भी मुंबई था। धीरे धीरे बॉम्बे शहर जो है वो काफी ज्यादा डेवलप्ड होने लगा। बड़ी बड़ी इमारतें, स्टेडियम्स, पार्क्स, रोड्स, सारी चीजें जो है स्टेब्लिश्ड हुई। एंड बॉम्बे को मुंबई का नाम कैसे पड़ा? बॉम्बे आइलैंड में कोली ट्राइब्स सबसे ज्यादा रहा करते थे, तब उन्होंने स्टेब्लिश किया था मुंबा देवी टेम्पल। मुंबा देवी टेम्पल है द हिंदू गॉडेस मुंबा देवी के नाम पे, एंड उन्हीं के नाम पे बॉम्बे शहर को नाम दिया गया मुंबई। ये टेम्पल स्टेब्लिश हुआ था 14th सेंचुरी में, लेकिन इसे रीबिल्ड किया गया था 1830s में। आज भी आप मुंबा देवी टेम्पल बॉम्बे में जाके देख सकते हैं। सो आज जो हमारा इतना बड़ा मुंबई खड़ा है, इस मुंबई ने काफी सारी चीजें देखी है। मुंबई फेमस है फिल्म इंडस्ट्री के लिए, बॉलीवुड स्लैब्स के लिए, इतने बड़े बड़े स्काई स्क्रैपर्स के लिए, एंड ऑफ कोर्स मुंबई एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल हब है। सो ये थी हमारी मुंबई की हिस्ट्री। अपनी सारे फ्रेंड्स को ये वीडियो जरूर शेयर करना जिन्हें मुंबई की हिस्ट्री नहीं पता है और जिन्हें ये नहीं पता है कि बॉम्बे से मुंबई कैसे बना एंड इसे मुंबई का नाम कैसे पड़ा। इससे पहले और 2 वीडियोस मैंने डाले हैं, वैदिक एजुकेशन वर्सेस मॉडर्न एजुकेशन एंड द हिस्ट्री ऑफ इंडियन टी। वो वीडियो भी आप जाके जरूर देखना। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।